हम 12th केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे ठोस अवस्था। तो उसके अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? वह पदार्थ जिसका स्वयं का कुछ न कुछ द्रव्यमान हो तथा वह कुछ आयतन या स्थान घेरता हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। वह पदार्थ जिसका स्वयं का द्रव्यमान हो तथा वह स्थान घेरता हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। ठीक है। इसमें जो ये पदार्थ होता है वह किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को हम क्या बोलते हैं? अवयवी कण। ठीक है। अब द्रव्य को 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा, पांचवा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसे हम किससे लिखते हैं? BEC से भी। ठीक है। सबसे पहला है ठोस। इसमें ये जो अवयवी कण होते हैं इनके मध्य क्या होता है? प्रबल अंतर आणविक बल। प्रबल अंतर आणविक बल। ठीक है। अब इनके अंदर प्रबल अंतर आणविक बल होंगे तो उससे क्या होगा? इनके बीच की जो दूरियां होगी, कम दूरी, जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य की जो दूरियां होती है वह बहुत कम होती है। ठीक है। और जिससे क्या होता है? इनका आकार आकार क्या होगा? निश्चित होगा। ठीक है। अब दूसरा है द्रव। द्रव में क्या होता है? जो ये अवयवी कण होते हैं इनके बीच में दूरियां थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो अंतर आणविक बल होते हैं वह ठोसों के मुकाबले कम प्रबल होते हैं। ठीक है। ठोसों के अपेक्षाकृत कम प्रबल। ठीक है। और इनके बीच में दूरियां थोड़ी ज्यादा जिससे क्या होगा? इनका जो आकार होगा वो क्या होगा? अनिश्चित। उदाहरण के लिए जैसे हम दूध या पानी लेते हैं, उसे हम अगर किसी बोतल में डालेंगे तो वह बोतल का आकार ले लेगा, और अगर कटोरे में डालेंगे तो वह अलग आकार लेता है, गिलास में डालेंगे तो वह अलग आकार लेता है। तो वह होता है द्रव। ये द्रव है और ये द्रव्य है। ठीक है। तीसरा है गैस। इसके अंदर क्या होता है? जो ये अवयवी कण होते हैं इनके बीच में दूरियां बहुत अधिक होती है। दूरियां बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो अंतर आणविक बल होते हैं वह दुर्बल होते हैं। दुर्बल मतलब कि बहुत कम होते हैं। ये क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। ठीक है। और इनके बीच में दूरियां बहुत ज्यादा, और इनका आकार अनिश्चित होता ही है। ठीक है। आकार है निश्चित। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? जब हम इन गैसों को, जैसे हम लेते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, आर्गन, जिनोन आदि। जब हम उनको बहुत उच्च ताप पर गर्म करते हैं, उच्च ताप पर उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो क्या होता है? जब हम इनको उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो वह आयनित हो जाती है। क्या हो जाती है? आयनित। जिससे क्या होगा? जिससे क्या होगा? ये आयनित हो जाती है और ये चुंबकीय गुण आदि गुण दर्शाने लग जाती है। तो ये जो जो अवस्था होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। अब पांचवी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके अंदर हम किसका सैंपल लेते हैं? हम लेते हैं रूबिडियम। इंग्लिश में लिख देता हूं, रूबिडियम। जब हम रूबिडियम का सैंपल लेते हैं उसको हम क्या करते हैं? 0 केल्विन ताप, 0 केल्विन ताप के आसपास तक अब जब हम इसे ठंडा करते हैं, मतलब कि कूल्ड। जब रूबिडियम के सैंपल को 0 केल्विन के आसपास के ताप पर ठंडा किया जाता है तो उसके अंदर जो कण होते हैं, ये जो कण होते हैं ना,
ये क्या होते हैं, इनके मध्य की जो गति होती है वह बंद हो जाती है, ये गति करना बंद कर देते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है, द्रव्य की वह अवस्था जिसके अंदर कण गति नहीं करते परंतु वह अपनी स्थिति पर क्या करते हैं, दोलन या कंपन कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था। वह अवस्था जिसमें कण गति नहीं करते परंतु अपनी स्थिति पर क्या दोलन या कंपन कर सकते हैं, वह क्या कहलाती है, ठोस अवस्था। इसके अंदर जो ये कण होते हैं, ये कण आपस में या तो दोलन कर सकते हैं या फिर कंपन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था के गुणधर्म। ठोस अवस्था के गुणधर्म। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ठोस अवस्था के गुणधर्म। उसमें क्या होगा, इसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रबल अंतर आणविक बल। इनमें क्या पाए जाते हैं, प्रबल अंतर आणविक बल पाए जाते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, इनके अंदर जो दूरियां होती है, कम दूरियां। ठीक है, कणों के मध्य कम दूरियां पाई जाती है। तीसरी चीज क्या है, इसका आकार व आयतन निश्चित होता है। इनके आकार व आयतन निश्चित होता है। और जो ये ठोस पदार्थ होते हैं, ये क्या होते हैं, असंपीड्य। असंपीड्य क्या होता है, जिनके ऊपर कितना भी अपन दबाव लगा दे, प्रेशर लगाते हैं, तो ये अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं करते हैं। ये क्या होते हैं, असंपीड्य। मतलब कि अगर हम इसके ऊपर दबाव लगाएंगे तो ये फूट जाएंगे या फिर बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा इनका जो घनत्व होता है, घनत्व वो क्या होता है, द्रव्य और गैस इन दोनों के मुकाबले क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। ठीक है, जब हम इनको, अधिकांश ठोस ऐसे होते हैं जब हम इनको गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्या होते हैं, गर्म करने पर यह अपनी अवस्था परिवर्तित करके किसमें चेंज हो जाते हैं, द्रव में, द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस अवस्था, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, गलनांक। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जिसमें ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, गलनांक। ये जो ठोस अवस्था होती है ना, ठोस अवस्था किसमें परिवर्तित हो रही है, द्रव में परिवर्तित, उसे हम क्या कहेंगे, गलनांक। और जिस ताप पर यह द्रव में परिवर्तित होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु कहते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा ठोस अवस्था के गुणधर्म में, यह इनके मध्य क्या होता है, प्रबल अंतराण्विक बल होते हैं, इनके मध्य कम दूरियां होती है, इनके जो कण होते हैं उनके मध्य कम दूरियां होती है। तीसरा क्या होता है, इनका आकार व आयतन निश्चित होते हैं। और ये क्या होता है, असंपीड्य। जब इनके ऊपर कितना भी हम दबाव लगा दें तो ये दूसरी अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, असंपीड्य प्रकृति के होते हैं। चौथा क्या है, इनके घनत्व गैसों और द्रव के मुकाबले क्या होते हैं, अधिक होते हैं। ठीक है, और जब हम इनको गर्म करते हैं, जब ठोस अवस्था को गर्म करते हैं तो ये ठोस अवस्था से किस में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक।
और जिस तापमान पर ये द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठोस अवस्था में ठोसों के मध्य जो अंतर आणविक बल होते हैं उसके हिसाब से हम उनको विभिन्न भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों के अंदर जो अंतर आणविक बल पाए जाते हैं उसके आधार पर हम उसको 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस और चौथा है सह संयोजक ठोस। सह संयोजक ठोस। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आणविक ठोस। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आणविक ठोस। ये आणविक ठोस किससे मिलकर बने होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणुओं से मतलब कि इनमें जो इकाई होती है वो क्या होती है, अणु होती है। ठीक है, और क्या होता है, इनके अंदर जो बल होते हैं अंतर आणविक बल, इनमें अंतर आणविक बल वो कौन से होते हैं, या तो दुर्बल वांडरवाल्स, या तो दुर्बल वांडरवाल्स बल होगा, दुर्बल वांडरवाल्स बल, या फिर क्या होगा, हाइड्रोजन बल, हाइड्रोजन बंध। ठीक है, या तो इनमें दुर्बल वांडरवाल्स बल होगा या फिर क्या होगा, हाइड्रोजन बंध होगा। ठीक है, और इनके जो गलनांक होते हैं, गलनांक व क्वथनांक। गलनांक मैंने आपको बता दिया क्या होता है। जब ठोस अवस्था को गर्म करते हैं तो जो द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। और जब द्रव अवस्था को हम गर्म करते हैं और वह वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो अब इनके अंदर दुर्बल वांडरवाल्स बल है, ठीक है, या फिर दुर्बल हाइड्रोजन बंध है, तो उससे क्या होगा, इनके गलनांक और क्वथनांक कम होंगे, कम होते हैं। ठीक है, अब हम इन्हें पुनः 3 भागों में बांट सकते हैं। अब आणविक ठोसों को हम कितने, 3 भागों में बांट सकते हैं। एक क्या है, अध्रुवी आणविक ठोस। बी क्या है, ध्रुवी आणविक ठोस। और सी क्या है, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। ठीक है, तो हम आणविक ठोसों को पुनः 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले अध्रुवीय
आणविक ठोस। तो इसमें ये अध्रुवी क्या होता है, जैसे H2 मॉलिक्यूल है, H2 अणु, इसके अंदर क्या होता है H और H, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये दोनों H हैं, इनके बीच में जो विद्युत ऋणता है इनकी, इसकी विद्युत ऋणता और इसकी विद्युत ऋणता समान होगी, तो ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है। तो उसके कारण क्या होगा, इसके ऊपर जो कुल चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा, जिससे क्या होंगे, ये अध्रुवीय होते हैं। और ध्रुवीय क्या होते हैं, जैसे HCl में क्या होता है, इसकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, जिससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचते हैं, जिससे क्या होगा, ये ध्रुवीय होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या होता है। तो अब अध्रुवीय आणविक ठोस, इसकी इकाई क्या होगी, इकाई मतलब ये किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये अध्रुवीय अणुओं, ये किससे, अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, जैसे अध्रुवीय अणुओं से मिलकर कैसे बने होंगे, जैसे H दूसरा अणु है ये H2। तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेंगे ना, उसके कारण जो ये अध्रुवीय, ये पूरा ठोस क्या कहलाएगा, अध्रुवीय आणविक ठोस। ये H2 मॉलिक्यूल है, ये H2 मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के बीच में जो बल लगता है, उस बल को हम क्या कहते हैं, लंदन बल या परिक्षेपण बल। लंदन बल या परिक्षेपण बल क्या होता है, वह बल जो दो अध्रुवीय अणुओं के मध्य लगता है, वह लंदन बल या परिक्षेपण बल कहलाता है। तो यह बल क्या होता है, दुर्बल होता है, दुर्बल। अब ये बल दुर्बल होगा तो ये क्या होंगे, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। तथा दूसरी चीज, इसके बाद में क्या होगा, ये ध्रुवीय विलायकों, अब ध्रुवीय विलायक कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था, जो ध्रुवीय HCl, SO2, NH3, ये सब क्या होते हैं, ध्रुवीय विलायक। इसके अंदर क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। ठीक है, ये क्या होंगे, ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होंगे। और यह कमरे के ताप पर क्या होंगे, कमरे के ताप पर क्या होंगे, ये या तो गैस अवस्था में होंगे या फिर द्रव। ठीक है, ये या तो कमरे के ताप पर गैस होंगे या फिर द्रव होंगे। अब इसके उदाहरण क्या होंगे, इसके उदाहरण H2, Cl2, O2, CO2 आदि। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, अध्रुवीय आणविक ठोस। इसकी इकाई मतलब ये किससे मिलकर बने होते हैं, अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं। और अध्रुवीय अणु क्या होते हैं, जैसे H2, H और H। क्यों ये अध्रुवीय क्यों है, क्योंकि इनके बीच में जो विद्युत ऋणता है उसके अंदर अंतर नहीं होता है, जिसके कारण क्या होंगे, यह अध्रुवीय होते हैं। और इन दोनों के मध्य जो बल लगेंगे वो बल कौन सा होता है, लंदन बल या परिक्षेपण बल। और ये बल क्या होता है, दुर्बल होता है। दुर्बल क्यों होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये अध्रुवीय होते हैं। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच में कोई विद्युत ऋणता नहीं है, जिसके कारण क्या होंगे, ये दुर्बल होंगे। और ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और ये क्या होते हैं, ध्रुवीय विलायकों। ध्रुवीय विलायक कौन कौन से हो गए, HCl, SO2 और NH3। इनके अंदर क्या होते हैं, अविलेय। अविलेय मतलब इनको जब घोला जाता है इनमें H2 मॉलिक्यूल को, तो ये क्या होते हैं, विलयशील नहीं होते, मतलब घुलते नहीं है। और ये क्या होते हैं, कमरे के ताप पर ये या तो गैस अवस्था में होंगे या फिर द्रव अवस्था में होंगे।
और इसके उदाहरण क्या क्या है, H2, Cl2, O2, CO2 आदि। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया तो मैं इसको रफ कर दूं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया क्या होता है अध्रुवीय आणविक ठोस। अब इसके अंदर दूसरा क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं, वही मैंने आपको बताया अभी पिछले में। ध्रुवीय क्या होता है, जैसे HCl, तो इसमें जो Cl है उसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड खींचता है, तो जिससे क्या होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये क्या होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, अब इसकी इकाई क्या होगी, इसकी इकाई क्या होगी, ध्रुवीय अणु। ये क्या होता है, ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बना होता है। मतलब कि HCl और HCl के दो अणु जब आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या, जैसे ये HCl, दूसरा HCl, तो इसके ऊपर नेगेटिव होगा पार्शियल, इसके ऊपर पॉजिटिव। पार्शियल मतलब आंशिक, आंशिक रूप से इसके ऊपर पूरा प्लस चार्ज नहीं होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसकी ऋणता ज्यादा होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों को अपनी साइड खींचता है, तो जिसके कारण इसके ऊपर क्या हो जाएगा, आंशिक नेगेटिव आ जाएगा, और इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इन दोनों के मध्य जो बल होगा, ये वाला, ये कौन सा होगा, द्विध्रुव 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 आकर्षण बल। ठीक है, इन दोनों के मध्य क्या होगा, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव द्विध्रुव क्या होगा, ये देखो, ये दो ध्रुव हो गए, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, इन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल लगा उसे क्या कहेंगे हम, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये भी, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं। हमने पहले अध्रुवीय आणविक ठोस पढ़ा, वो भी विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, और इसके बाद में क्या होता है, ये भी, ये ध्रुवीय विलायकों में वो क्या होते थे, अविलय, लेकिन ये क्या होते हैं, विलय। क्यों, क्योंकि ये ध्रुवीय अणु होते हैं, तो ये ध्रुवीय विलायकों में विलयशील विलयशील होते हैं। तथा जलीय विलयन, जो इनका जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन में क्या होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं। अध्रुवीय अणु में हमने क्या देखा था, जो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, चाहे ठोस अवस्था हो चाहे द्रव अवस्था हो, उसके अंदर ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ये जो ध्रुवीय अणु है, ये ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होंगे, लेकिन जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। एक चीज, इनके गलनांक व क्वथनांक मैं आपको बता चुका हूं। गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं। गलनांक वो होता है जिसके अंदर ठोस अवस्था को जब हम गर्म करते हैं तो वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, और क्वथनांक क्या होते हैं, जिसके अंदर हम द्रव अवस्था को जब गर्म करते हैं तो वह वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। अध्रुवीय अणुओं के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वह ध्रुवीय अणुओं के इससे भी कम होते हैं, इससे भी कम होते हैं। मतलब कि
ध्रुवीय अणुओं के आणविक ठोस के जो गलनांक और क्वथनांक होंगे वह अध्रुवीय अणुओं के गलनांक और क्वथनांक से अधिक होंगे। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक इसके कम होते हैं। ठीक है, और यह कमरे के ताप पर क्या होंगे, ये भी या तो गैस में होंगे या द्रव अवस्था। आया समझ में? ये भी कमरे के ताप पर या तो गैस अवस्था में होंगे या फिर द्रव अवस्था में होंगे। अब इनके उदाहरण क्या क्या होंगे? इनके उदाहरण होंगे HCl, NH3, CH, Cl3 आदि। ठीक है, अब इनके उदाहरण क्या क्या हो गए? HCl, NH3, CH3, CH, Cl3। इसमें HCl में देखो इनकी विद्युत ऋणता में अंतर है, NH नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के भी विद्युत ऋणता में अंतर है, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन तीनों की विद्युत ऋणता में भी अंतर है, जिसके कारण ये क्या होते हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम शुरू कर रहे हैं तीसरा टॉपिक। इसका तीसरा पार्ट क्या होगा? हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। अब हाइड्रोजन बंध क्या होता है? हाइड्रोजन बंध वो होता है जिसके अंदर जैसे एक तो होता है हाइड्रोजन और दूसरा क्या होता है? जो उच्च विद्युत ऋणात्मक होता है। उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं F, O और N, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो ये क्या होता है? जब इनका हाइड्रोजन के साथ जो बंध होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन बंध। इसके अंदर क्या होता है? जैसे HF मॉलिक्यूल है, अपन क्या लेते हैं? HF मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन बंध कैसे होगा? HF, ये जो दूसरा HF अणु होगा उसके साथ ये ऐसे, ये जो बंध होगा इसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो ये जो इसके फ्लोरीन और दूसरे अणु के हाइड्रोजन के साथ जो बंध होता है इनके मध्य में, उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है? ये बहुत प्रबल होता है उसके मुकाबले, अध्रुवीय और ध्रुवीय के मुकाबले यह प्रबल होता है। ये क्या होते हैं? ये भी क्या होते हैं? ये विद्युत के कुचालक होते हैं। किसमें? ठोस अवस्था में। ये क्या होते हैं? ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। अध्रुवीय और ध्रुवीय भी क्या होते थे? ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते थे। परंतु ये जलीय विलयन में क्या होगा? ये क्या होता है? हाइड्रोजन और फ्लोरीन के अंदर ये नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? ये जलीय विलयन में क्या होगा? सुचालक होंगे, सुचालक होते हैं। आया समझ में? इसके बाद में क्या होगा? और ये सुचालक कौन से होंगे? जब अपन जलीय विलयन लेंगे उसके अंदर क्या मिला देंगे? जैसे NaCl मिला दिया, NaCl लवण, NaCl लवण मिला दिया ना, तो उसके अंदर क्या होंगे? ये विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। और ये क्या होते हैं? कमरे के ताप पर या तो द्रव अवस्था या फिर ठोस अवस्था, ठोस में होते हैं। ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव या ठोस में होते हैं। जो अपने अध्रुवीय और ध्रुवीय थे वो किस में थे? या तो द्रव में थे या फिर गैस में थे। लेकिन ये क्या होते हैं? या तो द्रव अवस्था में होंगे या फिर ठोस अवस्था में होंगे। और इनके गलनांक बिंदु क्या होते हैं? गलनांक बिंदु
ये क्या होते हैं, ये भी कम होते हैं। जैसे ध्रुवीय और अध्रुवीय के भी कम होते थे, इसके भी कम होते हैं, परंतु इसके गलनांक बिंदु अध्रुवीय और ध्रुवीय से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, और इसमें ये जो अपन ने ये पढ़ा है ना, ये हाइड्रोजन बंधन का, ये क्या होता है, जिगजैग, जिगजैग स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, जिगजैग। ये क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आईआईटी जेम के अंदर तक, तक इतने हाई लेवल जो एमएससी का एग्जाम होता है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अंदर भाई इसकी स्ट्रक्चर कौन सी होती है, चार दे दिए थे आपको अलग अलग बना के, तो उसमें से ये वाला ये सही होता है, तो इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक नंबर में आपके क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई एचएफ की बताइए। ठीक है, तो अपने हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस के उदाहरण क्या क्या हो गए, उदाहरण क्या हो गए, HF, NH3 और H2O। ठीक है, ये क्या हो गए, इसके उदाहरण हो गए। हमने क्या क्या पढ़ा, इसके अंदर क्या होते हैं, जो उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उसका हाइड्रोजन के साथ जो बंधन होता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, किसमें, ठोस अवस्था में। और परंतु ये जलीय विलयन, जलीय विलयन के अंदर अपन NaCl का लवण मिला दे तो ये क्या हो जाएंगे, विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। और ये कमरे के ताप पर क्या होते हैं, द्रव या ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, अध्रुवीय और ध्रुवीय किस में होते थे, गैस या द्रव में। और इनके गलनांक बिंदु क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन ये ध्रुवीय और अध्रुवीय की तुलना में ज्यादा होते हैं। उदाहरण क्या है, HF, NH3 और H2O। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया आपने, मिटा देता हूं इसको। तो ये हमने पढ़ लिया पूरा आयनिक ठोसों के बारे में, आणविक ठोस, सॉरी आणविक ठोसों के बारे में पढ़ लिया। कितने भाग हो गए, 3 भाग, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा कौन सा, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। जो हमने पढ़ा था बंधन के आधार पर कितने तरीकों से बांटा था, 4 तरह से। पहला था आणविक, और दूसरा अब हम पढ़ेंगे आयनिक। अब दूसरा क्या है, इसके अंदर दूसरा आयनिक ठोस। अब जैसा नाम से पता चल रहा है इसके अंदर क्या है, आयनिक, आयनिक मतलब आयन, तो इसकी इकाई क्या होगी, इसकी इकाई क्या होगी, आयन। मतलब कि ये क्या होता है, आयनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे NaCl, NaCl में क्या होता है, Na के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस होता है, तो ये दोनों क्या होते हैं, आयन। और आयन हमेशा क्या होते हैं, जलीय विलयन में दिखाते हैं ये। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आयनों से मिलकर बने होते हैं, आयनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इनके अंदर बल कौन सा होगा, प्रबल, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल। जब हम इसके जलीय विलयन के अंदर विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये आयन क्या होते हैं, गति करने प्रारंभ कर देते हैं, जिसके कारण क्या होगा, इन आयनों के मध्य क्या होता है, जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ठीक है, आया समझ में। और ये क्या होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं जलीय विलयन के अंदर। और ये क्या होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं, भंगुर प्रकृति। अब भंगुर प्रकृति क्या होती है, जब हम, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भी असंपीड़ितता, जैसे हम किसी ठोस के ऊपर दबाव लगाते हैं, जैसे NaCl का पूरा एक अणु ले लिया, ठोस ले लिया, उसके अगर हम दबाव लगाएंगे तो वो क्या होता है, फूट जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, भंगुर। तो ये क्या होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और इनके गलनांक क्या होंगे, इनके गलनांक बिंदु
उच्च होते हैं, इनके गलनांक बिंदु उच्च होते हैं। और ये क्या होते हैं, कमरे के ताप पर किसमें, ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में। ठीक है, इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, NaCl, KCl, AlCl3, MgCl2 आदि। ठीक है, अब आयनिक ठोस के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, इसकी इकाई क्या होती है, ये आयनों से मिलकर बने होते हैं। आयन आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, जैसे Na और Cl मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl, ये आयनिक ठोस होते हैं। इनके अंदर बल क्या होता है, आयनों के मध्य कौन सा बल होता है, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इसके अलावा ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनके गलनांक बिंदु क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। और इनके उदाहरण क्या क्या हो गए, NaCl, KCl, AgCl और MgCl2, और इसके अलावा भी और बहुत होते हैं। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमने आयनिक ठोस पढ़ लिया, अब हम उसके तीसरा पढ़ते हैं, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस क्या होते हैं, इसके अंदर इकाई क्या होगी, जैसे इसमें धात्विक लिखा हुआ है तो मतलब कि धातु होगी, तो इकाई क्या होती है, जो धातु होती है, धातु कौन सी, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सारी जो धातुएं होती है, जो भी धातुएं होती है, उन सब के अंदर क्या होता है, वो क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धन आयन। तो ये जो धातु होती है, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो चारों तरफ से किस में होता है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। जो ये पूरा समुद्र है, इसको हम समुद्र के तरह से मान सकते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, और धातु क्या होती है, उसके बीच में होती है, और चारों तरफ से वो नेगेटिव से घिरी हुई रहती है। ठीक है, तो इसके अंदर इकाई क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में जो धनायन से मिलकर ये बने होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये दोनों अवस्था, ये ठोस तथा द्रव, दोनों अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में कैसे हुए, क्योंकि जो धातु होती है उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो गति करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसके अंदर धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये ठोस तथा द्रव दोनों के अंदर विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, आघातवर्ध्य, आघातवर्ध्य, तन्य, तन्यता का गुण दर्शाते हैं। और तीसरी चीज क्या होती है, आघातवर्ध्य होते हैं, तन्य होते हैं, और सारे सुचालक होते हैं। तो ये इनके गुणधर्म हो गए। आघातवर्ध्य क्या होता है, आघातवर्ध्य जब किसी धातु को हम किसी से हथौड़े से या किसी से पीटते हैं तो ये क्या होते हैं, एक पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, आघातवर्ध्य होते हैं। और ये तन्य, तन्य मतलब कि इनको खींचकर इनको एक लंबे तार के रूप में, एक बहुत लंबा तार भी बनाया जा सकता है। और ये सुचालक मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इसके अलावा क्या होते हैं, इनके गलनांक क्या होते हैं, इनके गलनांक बिंदु क्या होते हैं, उच्च होते हैं, उच्च होते हैं। परंतु इनके गलनांक बिंदु क्या होते हैं, जो आयनिक ठोस और इसके बाद में हम एक और पढ़ेंगे सहसंयोजक ठोस, उनसे क्या होते हैं, कम होते हैं। आयनिक तथा सहसंयोजक ठोसों से कम। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, ये क्या होता है, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में। ठीक है, अब इसके उदाहरण क्या क्या हो गए, इसके उदाहरण हो गए NaCl, मतलब कि सारी जो सीधा लिख देते हैं हम, सारी धातुएं
तथा मिश्र धातुएं। ठीक है, तो ये क्या क्या पढ़ा हमने धात्विक ठोस के अंदर। इसकी इकाई क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों। मुक्त इलेक्ट्रॉन के समुद्र के अंदर क्या होता है, धनायन, उनसे मिलकर क्या होते हैं, धात्विक ठोस बनते हैं। ये ठोस तथा द्रव अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ये क्या होते हैं, आघातवर्धे। आघातवर्धे क्या बताया, जैसे किसी हथौड़े से पीटेंगे तो ये पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, ये फूटते नहीं है। आयनिक ठोस मैंने क्या बताया था, वो फूट जाते हैं। ये क्या होते हैं, तन्य होते हैं, मतलब कि इनको खींचकर तार में परिवर्तित किया जा सकता है। सुचालक मैंने बता ही दिया। इनके गलनांक बिंदु क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये आयनिक तथा सहसंयोजक ठोसों से के मुकाबले क्या होते हैं, कम होते हैं। कमरे के ताप पर क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। इनके उदाहरण क्या क्या है, सारी तो धातुएं, सभी धातुएं तथा मिश्र धातुएं। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपको धात्विक ठोस समझ में आ गया। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं लास्ट, बंधन के आधार पर जो हमने 4 वर्गों में वर्गीकृत किया था। पहला पढ़ा आणविक ठोस, दूसरा पढ़ा आयनिक, तीसरा पढ़ा धात्विक, अब चौथा है सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस के बारे में पढ़ते हैं। चौथा क्या है, सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, इसके अंदर इकाई क्या होती है, इकाई क्या होती है इसमें, परमाणु। मतलब कि ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे हीरा ले लिया, ग्रेफाइट ले लिया, SiO2 मतलब कि जो क्वार्ट्ज होता है, और एल्यूमिनियम नाइट्राइड मतलब कि Al, ये सब क्या होते हैं, इसके सबके सारे उदाहरण हो गए। ये क्या होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इनमें कौन कौन से बल लगते हैं, इसमें कौन सा बल लगता है, मतलब कि इसमें सह संयोजक बंधन। ठीक है, इसमें क्या होता है, सहसंयोजक बंधन होता है। ये क्या होते हैं, कठोर प्रकृति के होते हैं। कठोर प्रकृति के होते हैं। ये क्या होते हैं, कठोर प्रकृति के होते हैं। इनके गलनांक बिंदु क्या होते हैं, इनके गलनांक बिंदु क्या होंगे, बहुत उच्च, बहुत उच्च। इनके गलनांक बिंदु क्या होते हैं, बहुत उच्च होते हैं। ये क्या, आयनिक, आणविक और धात्विक तीनों से भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये क्या होते हैं, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में होते हैं। ये क्या होते हैं, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। और इनके उदाहरण क्या क्या हो गए, हीरा और ग्रेफाइट, SiO2, इसको क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज। और इसके बाद में क्या हो गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, हीरा, हीरा क्या होता है, ये सबसे कठोर माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन जो बंध होता है, वो बहुत मजबूती से बंधा हुआ होता है। तो इसकी जो बहुत जटिल संरचना होती है, ये हीरा होता है। फिर इसके बाद में क्या होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, इसके अंदर परतों के रूप में होता है। ये एक के ऊपर एक परतें होती है ऐसे। ये कार्बन है, ये सारी जगह कार्बन 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 कार्बन, और इसके साथ ऐसे एक और बना हुआ हो गया। ऐसे बहुत सारी लंबी लंबी संरचना होती है। इसके नीचे एक और परत ले ली हमने, ये ऐसे परत ले ली ऐसे। तो इन परतों के बीच में क्या होता है, ये आपस में, ये जो एक के ऊपर एक परतें बनी हुई होती है, और ये क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, जिसके कारण क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, इन परतों के बीच में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होंगे, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये केवल एक अपवाद है। बाकी हमने क्या पढ़ा था,
इसके अंदर क्या पढ़ा है कि ये सब क्या होते हैं, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि ये सारे विद्युत के कुचालक होते हैं। सारे इसके अंदर सहसंयोजक बंध जो भी होते हैं ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक। मैंने आपको दिखाया नहीं, ये सब क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इसके अंदर एक अपवाद क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने चारों पढ़ लिए, आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक ठोस।